डिवाइसेस क्या होती है वो समझ में आ गया होगा आपको, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो अब चलते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट की तरफ। ओके, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी यूनिट है उसमें बेसिकली दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रैम, रोम और कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से अलग कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, जिनको हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, और सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल चल रही हैं। ये सर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है क्या? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। हाँ, वो सभी सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट हैं। ओके। कंप्यूटर मेमोरी को प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में, और ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज और मैग्नेटिक स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी के सब पार्ट्स के रूप में देखा जाता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी वही होती है प्राइमरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में हम एक्सटर्नल डेटा को स्टोर रखने का काम करते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, वो कंप्यूटर सिस्टम की अपनी मेमोरी नहीं है, वो यूजर अपने यूज के लिए उसमें कुछ डेटा स्टोर करके रखने के लिए यूज कर सकता है, तो एक्सटर्नल मेमोरी। इस वजह से ही सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल मेमोरी है जिनको यूजर यूज नहीं कर सकता। और जो इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की, उसमें जो रैम है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि रैम से कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो कुछ भी डेटा को रैंडमली एक्सेस करके वो रजिस्टर में जाके स्टोर करके और रजिस्टर से उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी कंप्यूटर का प्रोसेसर डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को पहले प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा, और रैम से ही कंप्यूटर का प्रोसेसर डेटा को एक्सेस करेगा, देन रजिस्टर में जाकर स्टोर करेगा और रजिस्टर के थ्रू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो द फ्लो ऑफ द डेटा विल बी फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी एंड देन फाइनली एट रजिस्टर्स। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस इज अ वोलेटाइल इन नेचर। इसको बोलते हैं if power goes off then the data stored in RAM will be vanished। एक बार अगर पावर कट हो गया या कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया गया तो रैम में जो भी स्टोर होगा वो एरेज हो जाएगा, रैम फ्री हो जाएगी, और फिर से जब ऑन करेंगे तो फिर से रैम में आप नई चीजें स्टोर कर सकते हैं। एक बार फिर से पावर ऑफ करेंगे, फिर से रैम की जो चीजें स्टोर पहले थी वो एरेज हो जाएंगी। तो सो दिस नेचर इज कॉल्ड वोलेटाइल नेचर। सो वोलेटाइल नेचर की मेमोरी कौन सी है? रैम है, जिसमें डेटा एरेज हो जाता है एक बार पावर चले जाने के बाद। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये क्वेश्चन आता इसमें है परमानेंट बिल्कुल रहता है। सीधे सीधे आपका एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, आपका भी यूपी का पेट होने वाला उसमें पूछा जा सकता है। सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है, और आपके दिमाग खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। समझ लीजिए वोलेटाइल क्या होती है और नॉन वोलेटाइल क्या होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का डेटा पावर खत्म, पावर हट जाने पे हटता नहीं है, वो परमानेंट डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। और जिनका एक बार पावर अगर स्विच ऑन ऑफ होता है तो उनका डेटा अगर इरेज हो रहा है और नया डेटा स्टोर हो रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है वो वोलेटाइल इन नेचर है, कैश मेमोरी और रैम मेमोरी दोनों वोलेटाइल इन नेचर हैं। लेकिन जो रोम है, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, यह है नॉन वोलेटाइल इन नेचर। और अगेन रोम के कुछ पार्ट्स हैं, परमानेंट स्टोरेज तो रहता है लेकिन इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, मतलब जो डेटा स्टोर है वही रहेगा। और वो डेटा कौन स्टोर करता है रीड ओनली मेमोरी में?
जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रोम में डेटा कौन स्टोर करता है, यूजर स्टोर करता है या कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरर है वो स्टोर करता है या फिर प्रोग्रामर स्टोर करता है या इनमें से कोई नहीं। तो मैन्युफैक्चरर है जो कंप्यूटर को बनाता है, वो रोम में डेटा स्टोर करता है। कोई यूजर, आप हम रोम में डेटा स्टोर नहीं कर सकते। हम डेटा स्टोर कर सकते हैं रैम में और सेकेंडरी स्टोरेज में, बट रीड ओनली मेमोरी में मैन्युफैक्चरर डेटा स्टोरेज करता है। तो अभी रीड ओनली मेमोरी के बहुत सारे पार्ट्स आ गए हैं जिनको एक बार चेंज भी किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है, उसके बाद वो परमानेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद भी कुछ और काइंड्स ऑफ रोम विल बी डेवलप्ड, और वो जो नए नए डेवलप किए जा रहे हैं रोम के वर्जन्स, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक एक बार एडिट करने के बाद दोबारा भी एडिट किया जा सकता है, बाद में भी इन फ्यूचर भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो वो हैं पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। पहले जो रोम थी वो प्रोग्रामेबल नहीं थी, एक बार लिख दिया गया तो वो परमानेंट हो जाता था, उसको एडिट नहीं किया जा सकता, केवल रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। बट जो प्रोग्रामेबल रोम है, दिस इज वंस इट कैन बी एडिटेड, एक बार आप एडिट कर सकते हो, उसके बाद फिर वो परमानेंट स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। The full form of EEPROM is electrically erasable then PROM, programmable ROM. So ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बार बार इसको एरेज किया जा सकता है और प्रोग्राम किया जा सकता है। इस तरीके से ही EEPROM के बाद UVPROM आया, अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रोम। अल्ट्रा वायलेट रेस को यूज करके प्रोग्राम किया जा सकता है रोम को। तो रोम के बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे वर्जन सब आ गए हैं। पहले जो होता था रोम, वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी था जिसको प्रोग्राम किया ही नहीं जा सकता था। तो आई थिंक जितना मेमोरी का पार्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर फिनिश हो गए। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड कर दूं। तो सर ने जैसे बता दिया कि सीडी वगैरह का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यहाँ पे सर ने सीडी ड्राइव लिखा है, डीवीडी लिखा है। तो ये जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती है उनका पार्ट होता है आपके सीडी डीवीडी। इनका कई बार क्या है, सीधे सीधे आपका फुल फॉर्म पूछ लेता है। सीडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको कई बार बोला जाता है। इसमें भी कई प्रकार की डीवीडी होती है, डीवीडी रोम होती है, डीवीडी आर होती है, मतलब जिसको रिकॉर्ड किया जाता है उसको रिकॉर्डेबल बोलते हैं। डीवीडी आर डब्ल्यू होती है अर्थात जिसको रीराइटेबल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। बाद में एक ब्लू रे डिस्क का कॉन्सेप्ट आया था जो कि बहुत दिन नहीं चला, थोड़े दिन में वो क्या हो गया, गैप हो गया। और पेन ड्राइव्स वगैरह होती हैं, तो पेन ड्राइव किसका पार्ट हो जाएंगे आपके, सॉलिड स्टेट ड्राइव का शायद पार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क वगैरह तो बहुत छोटे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती थी, आजकल उनको इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग मेमोरी वाला पार्ट खत्म हो गया होगा। ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक वर्ड इस्तेमाल। वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हाई थोड़ा सा एजुकेशन में आता है। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वर्चुअल मेमोरी इन द सेंस कि सपोज कंप्यूटर सिस्टम के पास रैम है, कंप्यूटर सिस्टम की रैम है जिससे प्रोसेसर डेटा को एक्सेस करता है, और उस रैम में कई पार्ट हैं। सपोज ये रैम के ब्लॉक्स हैं, तो डेटा, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड सो फोर्थ सो ऑन। तो इस तरीके से रैम के पास कुछ ब्लॉक्स हैं। प्रोसेसर रैम से रैंडम एक्सेस करता है डेटा को, कि सेकंड ब्लॉक में डेटा एक्सेस कर रहा है, थर्ड ब्लॉक में कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जब कंप्यूटर सिस्टम एक बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जिसका साइज ज्यादा है, सपोज वो रैम में 4 ब्लॉक की 4 ब्लॉक्स को वो कंटेन कर रहा है, सिंगल प्रोग्राम, एक सिंगल प्रोग्राम जिसको कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना है, वो प्रोग्राम रैम के 4 ब्लॉक्स में अपने आप को रिटेन करता है। मतलब वो एक बड़ा प्रोग्राम है,
तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम 4 ब्लॉक मेमोरी को यूज कर रहा है। लेकिन एट ए टाइम, सपोज किसी समय पे एट टाइम t1 उसको पूरे प्रोग्राम में, सपोज इस प्रोग्राम को n पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एनी बिग प्रोग्राम कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड इन सब पार्ट्स। तो एक बड़ा प्रोग्राम है जो कि 4 ब्लॉक्स की मेमोरी ले रहा था रैम में, और उसको n पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि एट टाइम t1 कंप्यूटर सिस्टम को उन सारे n पार्ट्स की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है कि कोई एक पार्ट की जरूरत कंप्यूटर सिस्टम को हो सकता है कि 2 पार्ट्स की जरूरत हो, 3 पार्ट्स की जरूरत हो, लेकिन ऐसा बहुत कम, रेयर चांस होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कंप्यूटर सिस्टम में रन करेगा। प्रोग्राम तो रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसका एक टाइम पे कोई एक पार्ट ही रन करेगा। तो हम क्या करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रोग्राम का जो पार्ट रन करना है, जो पार्ट रिक्वायर्ड है कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर के लिए, सिर्फ उस पार्ट को रैम में रखते हैं, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है जिसको बाद में लाया जाएगा रैम में, उसको हम रखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। तो जहां पर 4 ब्लॉक की मेमोरी पूरा एक प्रोग्राम ले रहा था और दूसरे प्रोग्राम को आने की जगह नहीं मिल रही थी, वहां पे क्या हुआ कि उस बड़े प्रोग्राम का सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे स्टोर हो गया, और किसी दूसरे प्रोग्राम का दूसरा पार्ट भी यहाँ पे स्टोर हो गया। इस तरीके से अगर हम पूरा पूरा प्रोग्राम स्टोर कर रहे थे, तो सपोज हम एक टाइम पे 3 प्रोग्राम को स्टोर कर पा रहे थे रैम में, लेकिन जब हम पूरा प्रोग्राम स्टोर नहीं कर रहे हैं, कुछ उसका पार्ट स्टोर कर रहे हैं, तो हम 3 से कहीं ज्यादा n प्रोग्राम्स को हम स्टोर कर पाएंगे, एंड दैट n वुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 3, नॉट इक्वल टू, इट विल बी ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3। क्योंकि जब हम पार्ट्स को ही स्टोर करेंगे तो जो n प्रोग्राम्स आएंगे वो 3 प्रोग्राम से बहुत ज्यादा होंगे। तो वर्चुअल मेमोरी का यही कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअली ऐसा फील हो रहा है कि n प्रोग्राम्स एक टाइम पे रन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो n प्रोग्राम्स रन नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनका एक एक पार्ट मेमोरी में है। जिस पार्ट की जरूरत पड़ रही है उस पार्ट को मेमोरी में ले आया जा रहा है। तो जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गुना बढ़ गई। अगर 3 प्रोग्राम्स हो पा रहे थे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 30 तक हो जा रही है। आप मतलब लोग around 10 times the performance will be enhanced आप using लोग virtual ऐसे memory। समझ लीजिए कि जब आप लोग इनविटेशन कार्ड बांटते हैं, सबको सपरिवार निमंत्रण मिला हुआ था, और लेकिन क्या हुआ कि लगा कि किसी इन्विटेशन में सपरिवार तो नहीं जा सकता, किसी एक एक को हमने भेज दिया हर परिवार से। और जब किसी परिवार की जरूरत पड़ी तो उस परिवार की जानकारी लेने के लिए हमने उस परिवार से आया हुआ है उस परिवार को, व्यक्ति को एक्सेस किया। और क्या हुआ, आपका सारा व्यवहार भी हो गया, और आपका सारा काम भी हो गया, और वो परिवार के साथ निमंत्रण भी आपका बना रहा। तो मतलब ये है कि सपरिवार निमंत्रण था, और कोई एक व्यक्ति आया है जिसकी जरूरत थी वहां पे, जिसका प्रेजेंटेशन हो सकता था। कुछ ऐसा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। मुझे लेकिन लगता है कंप्यूटर सिस्टम के केस में n पार्ट्स में से जो पार्ट की जरूरत होगी वो जाएगा, और हम्म दूसरा वाला जिसका काम हो गया है वो स्वैप होके बाहर चला जाएगा। ये हम्म भी है, स्वैपिंग भी है यहाँ पे, कि रैम में सिर्फ वही पार्ट रहेंगे जिनका काम है, और बाकी सब स्वैप होकर सेकेंडरी स्टोर में चले जाएंगे। जब दूसरे वालों का काम आएगा तो जो जिनका काम अब नहीं है, जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब वो स्वैप होकर सेकेंडरी स्टोर में चले जाएंगे, और जो रिक्वायर्ड है वो स्वैप होकर रैम में आ जाएंगे। तो ये जो स्वैपिंग प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, और ये वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। मुझे लगता है सर आपने वर्चुअल मेमोरी को जितने अच्छे तरीके से समझा दिया है, मुझे लगता है कि अब किसी को वर्चुअल मेमोरी पढ़ने की अलग से जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला टॉपिक था। ठीक है सर। एक सर थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप मेमोरी की इकाइयों की एक सीरीज बना दीजिए, स्टूडेंट अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें साथ में, क्योंकि पूछा जाता है कई बार क्या होता है एक बिट, ये मैं चाहता हूँ टेबल टाइप में आप ड्रा कर दीजिए मेमोरी की यूनिट्स टाइप में। जैसे एक बिट में क्या होते हैं, दो बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 और 1। 8 बिट्स में एक बाइट होती है, या एक बाइट को हम दो निबल भी बोलते हैं। इसके बाद 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट होती है। एक मेगाबाइट में
आपकी 1024 KB होती हैं। ये याद रखने वाली चीजें हैं। अगर बाइट्स के रूप में पूछा जाए तो 2 की पावर 10, और बिट्स के रूप में पूछा जाए तो 2 की पावर 10 इंटू 8। सर 1 MB बराबर 1024 KB। जी सर। 10 और 1 GB बराबर 1024 MB हो गया। आप लोग आगे उसको कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन करना है। इसके बाद GB के बाद आपका आ जाएगा TB आ जाएगा। ये सर रहने दीजिए इतना, हाँ याद है, तो पूछा जा सकता है। 2 की पावर 20 KB किसमें होते हैं? 1 GB में। 1 TB आ गया। 1 TB में आपका क्या हो जाएगा? 1024 GB हो जाएगा, या 2 की घात 10 GB हो जाएगा। ये याद रखने वाली चीजें हैं। और 1024 TB हो गया है, या ठीक है सर। और इसके आगे भी पूछा जा सकता है क्या? पेटाबाइट वगैरह, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटोबाइट, ब्रोटोबाइट। सबसे बड़ा क्या होता है? इससे आगे भी होता है क्या? जियोपो बाइट करके जो आता है, जियो बाइट करके। अभी तो मेमोरी यूनिट्स डेवलप हो रही हैं। जी लेटेस्ट होगा वो योटाबाइट तक है, वाई के बाद एक जेटाबाइट और आया है। लेकिन जो मेन फीचर है कि सब में 2 to the power 10 का जो यूनिट है वो कम्युलेटिव वे में चल रहा है, कि 2 to the power 10 क्यूमुलेशन करके एक नई लार्जर यूनिट को डेवलप किया जा रहा है। ओके सर, ठीक है सर। इनका एक बार जरा सीरियल भी लगा दीजिए। सबसे फास्ट कौन सी होगी, सेकंड फास्ट कौन सी होगी, थर्ड फास्ट कौन सी होगी? क्योंकि कई बार पूछा जाता है ना पेपर में। सबसे फास्ट रजिस्टर्स हो गए सर आपके, फिर क्या प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी, फिर सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी, कि कैसे क्या? देखिए प्रोसेसर के पास, हम्म जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर के पास रहेगी वो सबसे फास्ट, और जो यूजर के पास रहेगी वो सबसे स्लो। तो प्रोसेसर के सबसे पास है, इस बीच में मेमोरीज हैं। सबसे ऊपर है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में L1 और L2 दो कैश होती हैं, L1 कैश, L2 कैश। लेकिन ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्वेश्चन है, तो कैश मेमोरी भर से काम चल जाएगा। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, जिसमें कि रैम और रोम। देन सेकेंडरी मेमोरीज, और सेकेंडरी में भी ऊपर है सॉलिड स्टेट ड्राइव, देन हार्ड डिस्क ड्राइव। देन हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और उसके बाद ऑप्टिकल। ठीक है, आप लोगों को समझ इसमें में आ आती है गया आपकी होगा CD, कि DVD। कैसे इनको स्पीड किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी। क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है सर।